হাই বন্ধুরা, আজকে তোমাদের সাথে পরিচয় করে দেব একজনের যে সিএইচএসএল 2020-তে সিলেক্ট হয়ে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রূপে এখন আসানসোলে কর্মরত। আমার সাথে রয়েছে মিস্টার সুজিত কুমার, যে বিহার থেকে বিলং করে। তো আজকে সুজিতের কাছ থেকে শুনে নেব সে কীভাবে প্রিপারেশন নিয়েছে, কীভাবে সে তার প্রস্তুতি নিয়েছে এই এসএসসি পরীক্ষার জন্য, সব কিছু নিয়ে আজকে এই ভিডিওটা। তো চলো শুরু করা যাক। तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार है। तो थोड़ा आपका मैं बैकग्राउंड। सिवान बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना बेसिक स्टडी मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट लोकल स्कूल और कॉलेज से किया है। मेरा ग्रेजुएशन शुरू में जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से किया, लेकिन यूनिवर्सिटी लेट होने के कारण 5-6 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसके लिए मैं NOU पटना से ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किया हूँ। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन मैं 2013 से ही करता हूँ। 2013 से 2016 तक NDA एयरफोर्स नेवी का प्रिपरेशन किया। 2016 के बाद SSC का प्रिपरेशन चालू किया और अभी 2020 का एग्ज़ाम में सेलेक्ट होके अभी आसनसोल में एज PA आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो अब 2020 सीएचएल अपने हाँ, वो 2020 में हुआ है। उससे पहले आप इंडिया और एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिए थे? 2016 से पहले 2016 के बाद SSC का एग्ज़ाम दिया। 2016 में MTS दिया, तो उस समय कुछ कट ऑफ ज़्यादा चला गया। मेरा 122 था, कट ऑफ 128 मिनिमम था गुजरात का, वहाँ से नहीं हो पाया उसमें। और उसके बाद 17-18 2 साल एग्ज़ाम नहीं दिया, मिसलेनियस रीजन्स हैं उसके। उसके बाद 2019 में दिया तो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। 2020 में MTS, CHSL और CGL तीनों एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, तीनों में सेलेक्ट हुआ। MTS में मुझे इनकम टैक्स मुंबई मिला। मैंने एक्सटेंशन ले लिया क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि मुझे आगे दिख रहा था कि CHSL का रिज़ल्ट आने वाला है फाइनल, तो मैं उसका वेट कर रहा था। तो घर से भी पिताजी वगैरह लोग सलाह दिए कि अभी 1-2 महीना वेट कर लो, तो मैंने एक्सटेंशन दे दिया। 3 महीने का एक्सटेंशन लिया मार्च तक का, और उसके बीच में इसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो मैं यहाँ पे आ गया। आपने बोला आपने CGL भी क्रैक किया 2020 का, लेकिन वो उसमें डॉक्यूमेंट मेरा ग्रेजुएशन का मैं एक्चुअली मेरा डिग्री आया अक्टूबर 2021 में, और उसमें मांग रहा था जनवरी 2021 का, तो उसमें DV मैंने स्किप कर दिया, गया ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि जाके वहाँ से रिजेक्ट हुआ, मैं गया ही नहीं। मैं जानता था कि वहाँ नहीं हो कंसीडर नहीं हो सकता है, तो मैं नहीं गया। तो अब 22 का भी नहीं फॉर्म फिलअप कर पाया। उस समय मेरा पैर का एक्सीडेंट हो गया था। अभी 23 का फॉर्म फिलअप किया है, 23 का फिर से CGL दूंगा, और यही प्लान है मेरा। ठीक है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, मेरी माँ भी मिडिल स्कूल टीचर है, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस होल्डर का घर से ही आप बिलोंग करते हैं। तो आपका शुरुआत से ये प्लान था आपको सरकारी नौकरी में जाना? सरकारी नौकरी में जाना है, इसीलिए आपने वैसे ही तैयारी की? हाँ। ठीक है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं? आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो आपने जब प्रिपरेशन किया तो आपको जो साइंस वाला मैथ था या साइंस वाला सब्जेक्ट था, उसमें दिक्कत नहीं हुआ? दिक्कत इसलिए नहीं हुआ कि NDA का प्रिपरेशन किया था, एयरफोर्स का प्रिपरेशन किया था, तो उसमें एडवांस मैथ वगैरह भी पूछता है, साइंस भी पूछता है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली डीप पूछता है। तो वो सब पढ़ने के कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक। कहीं पे किसी चैप्टर वाइज कहीं पे दिक्कत होता था, तो उसके लिए दोस्त लोग से डिस्कस कर लेता था। जिस दोस्त का वो चैप्टर अच्छा था उससे डिस्कस करके आपने ग्रुप स्टडी भी किया? हाँ, ग्रुप स्टडी किए। ठीक है। तो मैं थोड़ा बेंगली में बता देता हूँ आपने जो किया। तो তোমরা শুনলেই 2020 সালে MTS পরীক্ষা ক্র্যাক করে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে সে সিলেক্ট হয়েছিল, এবং CHSL সিলেক্ট হয়ে বর্তমানে এখন সে আসানসোলে পোস্টেড আছে। এছাড়াও সে 2020 CGL ক্র্যাক করেছিল, কিন্তু 2020 CGL-এ যখন DV হয়, ডিভিতে বলা হয়েছিল 2021 সালের জানুয়ারির মধ্যে ডিগ্রি পেতে হবে, কিন্তু এ পেয়েছে 2021 সালের অক্টোবর মাসে। এই জন্য সে ডিভিতে যায়নি, কারণ সে ভেবেছিল ওখানে হবে না, এই জন্য সে স্কিপ করে গেছে, এবং 2022-এরটা সে ফর্ম ফিল আপ করেনি। তো 3টে পরীক্ষা সে অলরেডি ক্র্যাক করেছে। এছাড়াও ইন্ডিয়া এবং এয়ারফোর্সও সে ক্র্যাক করেছিল, বাকি ফাইনাল স্টেপে গিয়ে সে আউট হয়ে গেছে। তো আমরা জেনে নিলাম এর বিষয়ে। हमने तो जान लिया आपका बैकग्राउंड के बारे में। अभी हम जानना चाहते हैं आप प्रिपरेशन कैसे लिया, मतलब आपने जो SSC के लिए प्रिपरेशन लिया, पीली से मेंस और टाइपिंग टेस्ट वाला, आप थोड़ा बताइए।
एक्चुअल में प्रिपरेशन मैं जैसा बोल रहा हूँ कि मेरे जैसा प्रिपरेशन आप लोग ना करें। क्यों? आप जैसे प्रिपरेशन लेके ही तो सिलेक्शन मिलेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेसफुल आदमी का बताया हुआ टिप्स पे सक्सेस नहीं मिलता है, एक प्रायः ऐसा होता है। जो फेल्ड है उसका अगर आप टिप्स लेंगे तो वो बताएगा कि वो क्यों फेल हो गया। ऐसा इसका मतलब लेना चाहिए। दोनों लोगों से ही दोनों लोगों से पूछना चाहिए, राय लेना चाहिए, लेना जो चाहिए। सक्सेसफुल है और जो अनसक्सेसफुल है। ठीक है। सक्सेसफुल ये बताएगा कि मैं क्यों सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल ये बताएगा कि मैं क्यों फेल हो गया, कहाँ पे मेरी गलती थी। वो अगर आप ईमानदारी से पूछोगे तो वो बताएगा। वो दोनों तरफ से करने से आप प्रिपेयर कर सकते हो। मेरे जैसा प्रिपरेशन मैंने इसलिए बोला कि नहीं कीजिए क्योंकि मैंने कोई कोचिंग क्लास नहीं किया आज तक, किसी टीचर के पास नहीं गया। ऐसा नहीं कि मैं इगोइस्ट हूँ और घमंड में किसी के पास नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि वो बेसिक जो प्रिपरेशन था वो एनडीए एयरफोर्स का प्रिपरेशन करने के चलते एक बेसिक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये चारों सब्जेक्ट मेरा तैयार था। मैं 2016 का आपको एक वाक़या बताऊं, सीजीएल का मैंने एक सेट लगाया फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा कि मेरा तो एज अब लैप्स हो गया एयरफोर्स नेवी का, तो अब मैं एसएससी का प्रिपरेशन करूं। तो फर्स्ट डे मैंने एक सीजीएल का प्री का सेट लगाया। तो उस दिन सेट लगाने से मुझे 200 का पेपर था, तो उसमें मुझे 150 प्लस 150 का स्कोर हुआ। तो आपको कॉन्फिडेंस मिल गया? तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मैं क्रैक कर लूँगा। लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में और रूम पे सेट बनाने में अंतर होता है। हाँ। और उस समय मैं सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं था, तो मैंने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया 2016 का और एमटीएस का एग्ज़ाम दिया। तो एमटीएस का तो रिज़ल्ट हुआ, आउट ऑफ 150 मुझे 122 नंबर थे, मतलब 122 150 में से, लेकिन नहीं हो पाया सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और सीएचएसएल में मुझे उस समय 107 नंबर आया था, जो बहुत ही मतलब ख़राब परफॉर्मेंस बोला जाएगा, लेकिन ठीक था। मैं सेटिस्फाइड था इसलिए कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। फर्स्ट एग्ज़ाम में 107 बुरा भी नहीं है। तो ये सोच के मैं आगे बढ़ा। उसके बाद 2 साल तक कुछ मिसलेनियस रीजन्स हैं, पर्सनल रीजन्स हैं, और मैं थोड़ा गलत संगत में पड़ गया, कुछ बात हुआ, कुछ इधर से मतलब बहुत सारा प्रेशर हुआ, जिसके चलते से मैं एग्ज़ाम कोई नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने सिंसियरली मतलब मुझे 2019 से मैंने प्रिपरेशन चालू किया, और लॉकडाउन का मुझे बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि मैं लॉकडाउन में घर नहीं गया, मैं अपने रूम में पटना में ही था और अकेले पढ़ाई थी। जो लोग बोरिंग हो रहा था, आप तब पढ़ाई किया? अब हम उस समय पढ़ाई कर रहे थे। मेरा साथ भी हुआ था, मैं लॉकडाउन में खुद नोट्स बनाया। तो ये लॉकडाउन आपके लिए एक आशीर्वाद जैसा है? बहुत अच्छा बीता है मेरे लिए, पर्सनल लाइफ के लिए भी। मैं बहुत कुछ जान पाया, बहुत कुछ समझ पाया लॉकडाउन के भीतर, क्योंकि बहुत अकेलापन था, बहुत अकेले रहता था। पूरा बिल्डिंग जिसमें 150-200 रूम्स थे, उसमें हम लोग 4 आदमी रहते थे। आप क्या घर में ही पढ़ाई किया या बाहर? कहीं नहीं, बस अपने आप से घर में ही पढ़ाई किया हूँ। और मतलब पटना में रहता था, रूम लेकर रहता था। घर से बाहर पटना में? हाँ, पटना में रहता था। नौकरी के पढ़ाई के लिए आप रहता था, लेकिन कहीं कोचिंग क्लास नहीं किया हूँ। और ये मेरी तैयारी जो है 2020 में मतलब मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला लॉकडाउन के टाइम में, जिसमें मैंने फ़िलासफ़ी भी अच्छी पढ़ाई की, स्पिरिचुअलिटी की भी अच्छी पढ़ाई की, और उस समय मेरा ये एसएससी का सिलेबस भी अच्छा कवर हो पाया, जिसके चलते 2020 का जितना भी फॉर्म मैंने फ़िलअप किया, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, तीनों में मुझे ये रिज़ल्ट हुआ और तीनों का मुझे फाइनल सिलेक्शन तक हुआ तीनों में। तो आपने थोड़ा जो मैथ, जीआई, जीके पढ़ा, उसका थोड़ा 2-1 बोई के बारे में? हाँ, ये बुक्स बता देंगे। बुक्स का मुझे है, क्योंकि बुक्स मैंने लगभग सारे पब्लिकेशंस का मैंने बुक पढ़ा, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी। और रीजनिंग का तो खैर मैंने पढ़ाई नहीं की है ज़्यादा। वो एक एयरफोर्स के टाइम में एक रीजनिंग का बुक्स लिया था, वर्बल रीजनिंग करके एक बुक आता है, अजय चौहान एक राइटर है, उसका एक बुक्स जो है उसमें मैथमेटिक्स के लिए वो वो आर.एस. अग्रवाल का बुक है, अरिथमेटिक्स का, सगीर अहमद का अरिथमेटिक्स है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है आराम से। आपको प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स के लिए सबसे अच्छा जो मैं बताऊंगा अपने अनुभव एक्सपीरियंस से, किरण का एक बुक आता है,
जिसमें आपको अभी के टाइम में लगभग 10,000 क्वेश्चन वो कवर करता है। जो प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आप उस बुक से मेंस के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पीछे का जो मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो अगले साल 1-2 साल 3 साल के बाद प्री में पूछा जाता है। तो प्री का अगर प्रेप कर रहे हो तो मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो। मेंस के लिए आप नए प्रैक्टिस सेट्स जो नए पब्लिकेशंस बनाते हैं, किरण है, अरिहंत है, स्पार्क है, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, उनका एक मॉडल सेट लो। जो टेक्स्ट बुक है, अभी बाइजू है, ये सब भी बनाते हैं, अच्छे सेट बनाते हैं। इन सब का प्रैक्टिस सेट आप करो नए एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको प्री का करना है तो प्रीवियस ईयर से ही प्री का प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकते हो। इंग्लिश के लिए बुक एक जो बेस्ट बुक होगा वो मैं बताऊंगा आपको, अरिहंत पब्लिकेशन का ही एक बुक आता है, राइटर का नाम है एसपी बख्शी, मैंने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। वो बेहतरीन बुक है। अगर आप उसको, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका 100% हो जाएगा, लेकिन आप 75% इंग्लिश का क्वेश्चन सिर्फ वो बुक कंप्लीट करने से कर सकते हैं। दूसरा कोई बुक आपको ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास वोकैब कम से कम 7 से 8 हज़ार वोकैब्स का आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप एसएससी का प्रेप करते हो तो एक एचसी हार्डविक का वॉल्यूम आता है 8 वॉल्यूम, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और अगर उससे जो कुछ बचेगा वो आपको एसपी बख्शी का बुक में वर्ड मीनिंग मेंशन्ड है। ठीक है, एक बात पूछना है आपको। बहुत सारे लोग पूछते हैं बुक्स के बारे में, तो आप बताइए ये अच्छा वाला राइटर का बुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कोई बुक को अच्छे से पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों ज़रूरी है। एक ये इसलिए कि राइटर और पब्लिकेशन इसलिए डिपेंड करता है कि आपका जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो बुक एररलेस होना चाहिए। अगर आपका बुक एररलेस है, कोई गलती नहीं है उसमें, तो आप भी बिना गलती के ही प्रिपरेशन कर पाएंगे। जैसे नया कोई बंदा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो उसको तो पता नहीं चलेगा बुक्स में क्या एरर है। हाँ। इसीलिए उसको अच्छा राइटर का बुक्स लेना चाहिए। हाँ। और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बेसिक्स के लिए आपको बढ़िया बुक जो पब्लिकेशन का है, जो बेसिक्स है, जैसे मैंने कहा जो अभी आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल का बुक हर एसएससी का प्रिपरेशन करने वाला लड़का को लड़की के पास होना चाहिए। ये मैथ का बेसिक्स है और उसमें जो सॉल्यूशन है वो फंडामेंटल है। कोई भी बच्चा अपने आप से देख के समझ सकता है, उसको किसी से सीखने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ज़रूरी है। आप उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अलग अलग बुक्स हैं। अभी तो बहुत सारा टीचर्स लोग भी अपना अपना बुक निकाल दिए। केडी कैंपस है, पारामाउंट है, अभी ये राकेश यादव जी हैं, बहुत सारा टीचर लोग हैं। अभी एक वो कोई सिंह करके इंस्पेक्टर है, राकेश कुमार सिंह, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा है। तो ज़्यादा भटकने का ज़रूरत नहीं है। मैं यही बताऊंगा कि आपको ज़्यादा कोचिंग करने से, बहुत ज़्यादा टीचर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ 60 मिनट्स मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। ये बहुत हार्ड चीज़ है। आप इसको मजाक में नहीं ले, हाँ, इसको आप मजाक में लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। आप इसको बहुत ही सीरियस लेकर के और बार बार नया टीचर से पढ़ने की जरूरत। तो आप बताइए, हम तो बुक्स के बारे में सुने, तो आपने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैंने ऑफलाइन ही लगाया है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। हम लोग तो कुछ ऑफलाइन एग्ज़ाम भी दिए हैं 2016 में, लेकिन अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। किसी भी चीज़ का ऑफलाइन एग्ज़ाम होता नहीं है, तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करो। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन नहीं करो, ऑफलाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन मॉक भी कम से कम एक मॉक डेली ऑनलाइन लगाओ, चाहे जो भी आपको अच्छा लगता हो, अड्डा हो, टेक्स्ट बुक हो, बाइजू हो, ग्रेडअप हो, पारामाउंट हो, केडी कैंपस का, कोई भी आप एक ऑनलाइन लगाओ। आपका सब, जैसे ऑनलाइन का वेबसाइट आपका सब याद है, जैसे आपने बोल दिया एक बार में। देखिए, यही होता है एक एस्पिरेंट को। जैसे आजकल जो लगा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके बारे में पता है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो ये वेबसाइट के बारे में हमें पता करना चाहिए। उसके बाद अगर नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो मन चाहे कर सकते हैं। कोई बात नहीं। सही बात। ठीक है, तो हमने सुन भी लिया। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अभी बहुत ज़रूरी है। एक मॉक जरूर लगाना चाहिए। एक मॉक आप ऑफलाइन भी लगाओ, ये जरूरी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जरूरी है। हाँ। पर डेली मॉक देना जरूरी है, एसएससी डेली मॉक देना जरूरी है। ये अगर नहीं करोगे तो आपका एग्जाम बेस्ड तैयारी नहीं होगा। आप नॉलेज बहुत कर पाओगे, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन एग्जाम टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाएगा। अब टाइम 60 मिनट्स का टाइम रहता है,
तो आप नहीं कर सकते। ठीक, तो हमने आपके बारे में तो जानकारी ले लिया। तो आप ये बताइए, अभी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या कोचिंग ज़रूरी है या घर में पढ़ सकते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करोगे या आप इतना फ़ी दोगे या किसी बड़े टीचर के पास जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा या आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आप ज़रूरी है घर में पढ़ना ज़रूरी है। आपको कोई भी टीचर पढ़ाता नहीं है, आपको वो बस बताता है कि पढ़ना कैसे क्या है। पढ़ना चाहिए? पढ़ना खुद को ही पड़ता है। पढ़ना खुद को पड़ता है, आपको ये बताएगा कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये दो बातें टीचर्स बताते हैं। और मैं पटना में चूँकि रहा हूँ, तो मैंने पटना में देखा, पटना में हज़ारों टीचर्स, वहाँ का माहौल ही अलग है। माहौल ही अलग है। वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट छोड़ के दूसरा कुछ है नहीं। अगर दोनों हट जाते हैं, एक दो दिन का छुट्टी होता है, तो आप वहाँ पे भूत भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति है, पूरा फाका हो जाता है। अभी टीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि बच्चा जाके वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ से भी बच्चे जाते हैं, बंगाल से भी जाते हैं, बिहार से, यूपी से भी बच्चे आते हैं पटना में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं किस टीचर के पास जाएँ। एक्चुअल में वो लोग यूट्यूब में देखते हैं, जो यूट्यूब में जिसका लाइक ज़्यादा है, जिसका सब्सक्राइबर, वो उसके पास चला जाता है। लेकिन वो उसका दो साल पढ़ने के बाद उसको लगता है कि मुझे कुछ हासिल ही नहीं हुआ, मतलब अपना टाइम भी दे दिया। इससे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते कौन अच्छा टीचर है यूट्यूब देख के। हाँ, उसको पढ़ने का जो तरीका है वो अगर रियल में देखेंगे तो ही हमको पता चलेगा। आपको जैसे आप पटना में जाएंगे, आपको एक बैच में कोई भी टीचर मिनिमम 300-400 बच्चे पढ़ाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि 400 बच्चे को आप कैसे एक साथ पढ़ा सकते हो, संभव ही नहीं है। जो आपका गवर्नमेंट रूल बनाया है, आपका स्कूल में, आपका कॉलेज में कितना बच्चा को एक प्रोफेसर पढ़ा सकता है? आपका 45 मैक्सिमम जो साइज है, क्लास ऑफ साइज है, वो साइज ऑफ क्लास है, वो एक प्रोफेसर के, लेक्चरर के लिए भी 45 है। 45 बच्चे से ज़्यादा आप नहीं पढ़ा सकते। तो उसमें प्रोडक्टिविटी वो लोग नहीं बस निकले। प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो लोग बस अपना पैसा, मतलब बच्चा से पैसा कैसे लेना है, आप फी रख दीजिए, 200 रुपया फी रख देंगे। जैसे आजकल एक फेमस है, मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, जो रियलिटी है उनका, मेरा रूम के सामने में उनका कोचिंग है, और जब वो पढ़ाने आए थे ना, तो उस समय में हम लोग का जो सीनियर थे वो लोग आइडिया दिए थे कि आप ऐसे कोचिंग खोलो, यहाँ पे खोलो। रूम दिलाने का काम मेरा सीनियर लोग, मेरा मतलब दोस्त लोग किया, और अभी वो पूरा देश में फेमस हो गए हैं। उनका इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरव्यू होता है। खान सर बहुत फेमस है, अच्छा है, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, पढ़ाते भी ठीक ठाक हैं, अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा जादू है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आजकल लोग समझता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जादू है, उनके पास जाने से आपका नौकरी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, वो बताता है, पर वो आपको नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। बस वही बात है, कोई भी टीचर आपको यही बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है। और एक बात, आप कितने घंटे पढ़ाई किए? मैं बहुत कम पढ़ता था, मुझे मेरा जो है वो 3 से 4 घंटे से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता। 3-4 घंटे आप 3 से 4 घंटे में। कितने साल लग गए ये नौकरी में? मतलब मुझे शुरू से 16 से लेके आप अभी 22 तक समझ लो, 6 साल तो लग ही गए ना, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप सीरियस थे, उसके बावजूद भी आपको 5-6 साल लग गया। 5-6 साल लग गया। इसीलिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको सीरियस रहना, हारना नहीं है। आप पहले चीज़ ये समझ लो कि आपको हारना नहीं है। किसी भी स्थिति में आप ये मत समझो कि आप कमज़ोर हो और आपका नंबर कम आया है, किसी एग्ज़ाम में आप स्कोर नहीं कर पाए तो आपका कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि मैं जिस एग्ज़ाम को क्रैक करके आया हूँ, मुझसे ज़्यादा तेज़ लड़का, उस दिन उसका मूड ठीक नहीं हो, तो कुछ उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, उसका नहीं हुआ और मेरा हो गया। तो ऐसा नहीं कि मैं उससे ज़्यादा तेज़ हूँ। अगले वाले एग्जाम पे वो क्लियर कर लेगा। हो सकता है कि कोई सीजीएल निकाला हुआ बंदा गया और उससे एमटीएस नहीं क्रैक हुआ। ऐसा होता है। जैसे मैं ग्रुप डी में एग्जाम दिया था, मैं ग्रुप डी क्रैक नहीं कर पाया, पर एनटीपीसी हो गया। एनटीपीसी तो ऐसा नहीं होता है, अगर आप एक एग्जाम में फेल हो गए तो दूसरा उससे बड़ा एग्जाम आप नहीं कर सकते हैं। आप वो एग्ज़ाम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका कभी हो जाता है, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जनरल कंपटीशन में बहुत सारा एस्पायरेंट्स है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और ज़्यादातर रिजल्ट उन्हीं का होता है जिनका पहले से हुआ है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। अगर आपको रिजल्ट आता है तो 100 में से 60% लोग जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जो सीजीएल हर साल क्रैक करते हैं, वही इस साल भी क्रैक करेंगे। इसके पीछे ये एक बहुत ख़राब चीज़ है। इसमें आपको एसएससी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन इस पर सवाल भी करते हैं, लेकिन कोई एक्शन होता नहीं है। इसका पीछे यही रीज़न है ना, ये लोग कंसिस्टेंसी है, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी पढ़ाई करते हैं, मतलब छोड़ नहीं देते। यही है। अभी मैं जैसे सीजीएल दूंगा तो एक अपग्रेड होगा कि मैं अभी सीएचएसएल का पोस्ट पे हूँ, तो मैं सीजीएल दूँ, तो वो ठीक चीज़ है। मैं अब मैं एमटीएस का एग्ज़ाम दूँ
तो सही। या CHSL दूं तो सही। एक सीट खराब करने से एक बच्चा का लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। मैं तो जाऊंगा नहीं ज्वाइन करने, लेकिन एक सीट तो मेरा खराब कर दिया मैं। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। इसमें SSC को ऐसा कुछ रूल करना चाहिए कि जो जिस पोस्ट में ऑलरेडी उसका हो गया, किसी भी सेशन में उसका फाइनल रिजल्ट हुआ है अगर उस बंदे का, तो उसका फॉर्म उस पोस्ट के लिए नहीं लिया जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड। ये तो अच्छा बात है, पर ये ऐसा इसमें करना चाहिए, लेकिन हम आप तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। हम आप ये बताएंगे कि अभी आप लोगों को मैं चारों सब्जेक्ट्स का एक बार बुक बता देता हूँ। एक इंग्लिश का SP बख्शी का बुक ले लीजिए, जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिस सेट के लिए MB बुक्स का अजय कुमार सिंह का एक प्रीवियस ईयर आता है। इंग्लिश का 2 बुक्स ये हो गया। मैथ्स के लिए आप एक RS अग्रवाल का बेसिक बुक लीजिए। प्रैक्टिस सेट के लिए राकेश यादव जी का ले लीजिए या किरण का ले लीजिए, कोई एक प्रैक्टिस के लिए। रीजनिंग जिसको पढ़ना हो, मैंने नहीं पढ़ाई की रीजनिंग की अलग से, लेकिन जिसको पढ़ना है उसको अजय चौहान का वर्बल रीजनिंग का बुक लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बचा GS। तो GS के लिए 2 बुक्स बहुत अच्छे हैं। एक आप टाटा MC ग्रोहिल का एक बुक आता है मंजूषा, अगर वो नहीं मिले तो पेपर 1 पढ़ सकते हैं। ठीक। प्रश्न पत्र 1 MC ग्रोहिल का ही सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 पढ़ सकते हैं। ये एक आपका बेसिक, लूसेंट टूसेंट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। ठीक है। लूसेंट रेलवे वाले लोगों के लिए अच्छा है, SSC वाले लोगों के लिए कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बोरिंग बुक है, 1 लाइनर है। आप एक पेज पढ़ोगे, नेक्स्ट पेज अगला दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप बोर हो जाओगे। इसलिए आप MC ग्रोहिल का बुक चूज़ करो, उसमें अच्छा है। 1 लाइनर भी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से दिया गया है, लैंग्वेज उसका बहुत अच्छा है, एररलेस बुक है। और प्रैक्टिस के लिए GS के लिए घटना चक्र आता है और किरण का भी आता है प्रीवियस ईयर, तो वो आप करो। बस ये 4 सब्जेक्ट का बुक हो गया। तो हमने सुन लिया इसका बैकग्राउंड, ये कैसे पढ़ाई किया। अभी हम सुनेंगे, अभी नया सिलेबस में कंप्यूटर ऐड हो गया है। हाँ, कंप्यूटर। कंप्यूटर तो ये आपसे पूछना था, अभी जो बंदा SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे MTS हो, CGL हो, वो कैसे प्रिपरेशन करें, और उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहते हैं तो क्या? उनको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए पहली बार। अभी तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अब है अभी नहीं। ऑब्जेक्टिव हो गया सब कुछ। अब सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव हो गया है, और मेंस का जो सिलेबस है वो PT का सिलेबस है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स में अंतर है बस। तो इसके लिए आपको चारों सब्जेक्ट, अभी पीली के लिए नहीं, आप मेंस के लिए प्रिपरेशन लीजिए, तो पीली आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ऑलरेडी हो जाए, आपका आराम से हो जाएगा, आपको करने की अलग से और जरूरत नहीं थोड़ा पड़ेगी। एक बात है, आप आपने टाइपिंग दिया 35 वर्ड पर मिनट, तो टाइपिंग के लिए आपने कितने महीने प्रैक्टिस किया? लगभग 3 महीने। तो आपको क्या लगता है, टाइपिंग शुरुआत से प्रैक्टिस करना चाहिए या मेंस निकलने के बाद? अभी तो आपका मेंस के बाद टाइपिंग का समय कहाँ, टाइम ही नहीं है, क्योंकि तो आपका जिस दिन मेंस होगा उसका नेक्स्ट डे में टाइपिंग हो रहा है। तो पहले था कि मेंस का 3 महीना 4 महीना या 6 महीने के बाद टाइपिंग होता था। अभी तो मेंस के साथ टाइपिंग का डेट है। आपका जिस दिन मेंस रहेगा नेक्स्ट डे या उसी दिन भी हो सकता है शाम को टाइपिंग। अभी तो नया सिलेबस है, नया एग्ज़ाम पैटर्न है, तो उसके अनुसार आप टाइपिंग, जैसे आप प्री देते हो, तो प्री में जैसे जिस दिन आप इस एग्ज़ाम दे के निकलोगे उस दिन आप अपने आप में कैलकुलेट कर पाओगे कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। आपको आंसर की भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपना बता सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 10 दिन 15 दिन वेट कर लीजिए, आपका आंसर की आ जाएगा। आंसर की में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप सेम डे से टाइपिंग और कंप्यूटर का पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मतलब आप कहना चाहते हैं आप प्रीली पहले उसके लिए प्रिपरेशन लीजिए, प्रीली हो जाने के बाद आप टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा। हाँ। 2-3 महीने में आपका 35 उसके बाद बस उसके बाद प्रिपरेशन करने के बाद आपके पास कोई काम है नहीं, क्योंकि आप दो मतलब मैक्स मेंस का 2 मॉक लगाइएगा दिन में, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, तो आपका 3 दूना 6 घंटा तो आपको इसी में चल जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, 1 घंटा टाइपिंग कर सकते हैं, बहुत हो गया। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और इससे ज़्यादा मतलब होगा भी नहीं। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग एस्पिरेंट है उसको सच जानना जरूरी है। वो लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, उसको झूठ के सहारे से तो तैयारी नहीं कर सकता। तो हमने सुन लिया सुजीत दास से, जो अभी CGL में पोस्टेड है, अभी ये CGL के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, तो मेरा उम्मीद है कि इस साल इसका निकल जाएगा। तो हमने इसके बैकग्राउंड, इसका प्रिपरेशन और जो लोग नया बंदा है उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए वो तो हमने सुन लिया। अभी थोड़ा और 1-2 प्रश्न इनसे पूछना है। जो पहला वाला प्रश्न है, आप कितने साल में आपको ये नौकरी मिला?
मेरा नौकरी 2016 से मैं एसएससी का प्रिपरेशन शुरू किया हूँ। नहीं, आपका कितने एज में एज मेरा हो गया आज, अभी मैं 27 साल का होने वाला हूँ। नवंबर में मेरा 27 हो जाएगा। ठीक है। तो 26 साल आपने 27 में आपको पहला नौकरी मिल गया, तो अगर कोई बंदा 20 साल से प्रिपरेशन लेगा तो उसका 23 या 24 साल में तो निकल जाएगा। तो जो बंदा अभी 26 या 27 में है वो भी क्या प्रिपरेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप सीजीएल का प्रिपरेशन कीजिए। आप जो 26-27 का हो गए तो आपको तो एज कोई मैटर नहीं करता। एज कोई मैटर नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको वो मतलब सिलेबस समझ में आना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए कि कितना दिन आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना घंटा किस सब्जेक्ट पे देंगे। वो अलग अलग मतलब एस्पायरेंट का अलग अलग हो सकता है। किसी का मैथ ज़्यादा अच्छा है तो वो 1 घंटे भी मैथ में देगा तो उसका हो जाएगा। किसी का इंग्लिश अच्छा है, वो इंग्लिश नहीं भी पढ़ेगा तो हो जाएगा। लेकिन किसी का वीक है तो उसको 2 घंटा देना होगा। जो प्रिपरेशन ले रहा है उसका वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख के उसको अपने अनुसार आपको सब चीज़ सेलेक्ट करना होगा। आपको टीचर भी अपने अनुसार लेना होगा। आपको कौन सा टीचर सूट करता है, दूसरा कोई क्या बोलता है उससे आपको नहीं सुनना है। ठीक है। कोई दोस्त आपका राकेश यादव से पढ़ के अच्छा सॉल्व कर पाता है क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है आप भी कर पाओगे। हो सकता है उनका ट्रिक आपको नहीं समझ में आए, हो सकता है दूसरा किसी टीचर का आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो आप एक मतलब वाइड ये रखो, नॉलेज रखो हर टीचर के बारे में, हर साइट के बारे में। प्रिपरेशन खुद अपने अनुसार चुनो। और टाइम जो है वो कम से कम आपको 6 से 8 घंटे आपको डेली प्रिपरेशन में देना चाहिए, देना ही होगा। ठीक है। आप घर पे रहते हो तो मेरी सलाह है, मैं भी घर पे रह सकता था लेकिन घर पे नहीं रह के आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। घर से बाहर घर से आप 2 किलोमीटर ही दूर एक रूम ले लो, वहाँ पे करो। तो लेकिन अच्छा घर पे नहीं कर सकते। घर पे क्योंकि बिना काम का काम होता है। वो ऐसा घर पे कोई बैठे हो, कोई काम नहीं है फिर भी काम है। आप सब्जी ला दो, भंटा कर दो, इधर जाओ, इधर खेत देख लो, बहुत सारा करने से आपको सीरियस मूड में घर से बाहर रह के अगर आप प्रिपरेशन लेंगे तो नौकरी आपको मिल ही जाएगा। 24 आवर्स आपका माइंड में एक चीज़ होना चाहिए कि मुझे क्रैक करना है। नेक्स्ट टाइम जो भी मैं फॉर्म फिलअप करूँगा उसमें निकाल लेना है। ये जरूरी नहीं है आपका नेक्स्ट टाइम हो ही जाएगा। इसका एक कॉन्फिडेंस बताता है कि इसको नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पढ़ने से आता है, और पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस है उससे ही हमें पता चलेगा नहीं हमें तो नौकरी मिल जाएगा। तो हमने बहुत कुछ जाना सुजीत दा से। पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए एक टिप्स मेरी तरफ से पर्सनली, अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं। तो हमने सुन लिया सुजीत दा के बारे में, कैसे कैसे प्रिपरेशन लिया। तो हम आशा करते हैं इस बार जो सुजीत दा सीरियल देंगे तो इसमें इसका जो मनपसंद पोस्ट वो मिल जाए। तो और एक बात बताना है, ये पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा खाना भी बनाता है, पूजा भी करता है। तो आप इसके माथे पे शायद देख सकते हैं विभूति भी है, बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, और इसका हाथ का खाना लाजवाब है, हमने खाया है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सीजीएल क्रैक कीजिए, उसके बाद आपसे एक बार इंटरव्यू लेंगे, आपका सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से भी। आपके सब एस्पायरेंट को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए बाद में मुलाकात होंगे आप लोगों के साथ और सुजीत दा के साथ। ठीक है, नमस्कार।